कैसे हैं आप सभी? अच्छे। मैं भी अच्छी हूँ। So first of all, happy Teej to all of you. Thank you so much. जी हाँ, इस तरफ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है ना। कुछ मीठा होना चाहिए ना। हाँ, होना तो चाहिए। नहीं, क्लास के बाद। ठीक है। चलिए ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, आजादी के बाद भारत का एकीकरण। कल की जो क्लास थी उसमें आपने डिस्कस किए थे, कुछ चुनौतियों के बारे में डिस्कस किया था, चैलेंजेस, है ना, जो आजादी के बाद भारत के सामने आए। क्या क्या डिस्कस किया था उनमें? आजादी के समय भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता मौजूद थी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो संकट था वो ये था कि भारत का विभाजन हुआ था, और विभाजन के बाद भारत में, विभाजन के साथ साथ भारत में सांप्रदायिकता के भी बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम सामने आए। भारत के अंदर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और बहुत सारे लोगों की हत्या ही हुई, यही मान लीजिए। जान चली गई, ये शब्द तो थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा। क्या कहा जाना चाहिए उसे? हत्या कहा जाना चाहिए, मर्डर्ड, है ना। सो ये भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जो इतने वर्षों से अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो आंदोलन चलाए और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट तक आते आते 1946 तक आते आते ये क्लियर हो गया था कि अब भारत में जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उसको ब्रिटिश के द्वारा भी उसी नजरिए से देखा गया और मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी उसी नजरिए से देखा गया। क्या नजरिया था? कि भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, एक अधिकांश मुस्लिम और दूसरा जो वर्ग था महत्वपूर्ण, वो कौन सा? हिंदू। हिंदू और मुस्लिम, ये दो कम्युनिटी के रूप में भारत की एक पहचान बनाई गई। और ब्रिटिश शासन की भी 1905 से 1946 तक की जो नीतियां थी, उसमें बार बार यही दर्शाया गया कि मुस्लिम समुदाय को अलग से पृथक कुछ अधिकार दिए जाएं। जितने भी जो मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे उस समय, चाहे फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हों, ठीक है, इन सबका जो मत था वो थोड़ा अलग अलग था, लेकिन फिर भी चिंता सबको थी। प्रत्येक समुदाय का हित देखा जाए, सबको प्रतिनिधित्व मिले, शासन में सबको अधिकार मिले, ये उद्देश्य तो सबका था, सब यही चाह रहे थे। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी नेता मुस्लिम समुदाय से ऐसे थे जो ये विश्वास करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ चलकर भी सभी समुदायों का हित हो सकता है, और कुछ मुस्लिम नेता इससे थोड़ा अलग सोचते थे। उनको ये लगता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिकांश हिंदू हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाएगा, उनका विकास ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उसके पैरेलली, उसके समानांतर मुस्लिम लीग को ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक ऐसा संगठन बना दिया जो अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की आवाज हो। ये दर्शाया कि अगर मुस्लिम समुदाय की बात अगर कोई सामने रख सकता है तो कौन रख सकता है? मुस्लिम लीग रख सकता है।
और उसी मुस्लिम लीग ने 1945-46 के दौरान भारत के सभी मुस्लिम लोगों से यह अपील की कि यदि वे पृथक राष्ट्र चाहते हैं तो वो इन चुनावों में समर्थन करे। ठीक है, इन चुनावों में क्या करे? मुस्लिम लीग का समर्थन करे। जितने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के माध्यम से चुने जाएंगे, चाहे केंद्र हो या प्रांत हो, वहां से चुने जाएंगे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है आखिर में उसकी मांग क्या है? पृथक राष्ट्र का निर्माण, अलग से पाकिस्तान। और ये हुआ। तो जब आजाद हुए उस समय भारत के सामने ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। विभाजन के तुरंत बाद सांप्रदायिक दंगे हुए भारत के अंदर, शरणार्थी का संकट आया क्योंकि बाउंड्रीज डिफाइन हो गई कि ये पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये बीच में भारत। जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में आ जाएं, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो दोनों तरफ के पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो प्रवास की समस्या बहुत ज्यादा सामने आई, शरणार्थियों का संकट बहुत ज्यादा सामने आया, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हुए। इन सारी समस्याओं के बीच में सबसे पहला जो जरूरी काम था वो ये था कि भारत को एकीकृत किया जाए। राजनीतिक एकीकरण होना भारत का बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इस राजनीतिक एकीकरण में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम था वो था भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करना। जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को, उन भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्यों था ये क्वेश्चन? क्योंकि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब आया, तो उसमें ये कह दिया गया कि जितने भी प्रिंसली जो स्टेट्स हैं, जितने भी भारतीय रियासतें हैं, उनके पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो नवनिर्मित भारत का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो दोनों में से किसी के साथ भी शामिल नहीं होना चाहते, नहीं काम करना चाहते, तो वो अपना पृथक, अपने नियम कायदे अलग बनाएं, अपने संविधान अलग रखें। इसका मतलब ही क्या हो जाता है कि वो स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। तो उनके पास तीनों ऑप्शन हो गए, या तो भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना, या फिर अपना पृथक शासन करना। अब आप सोच के देखिए, उस समय लगभग 565 रियासतें थी भारत में। इतना कम नंबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। छोटी बड़ी सभी रियासतें मिलाकर कितनी थी? कुल 565 के आसपास रियासतें थी। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का लगभग 40% जो क्षेत्र था उसमें ये रियासतें मौजूद थी। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कितना प्रतिशत क्षेत्र ऑक्यूपाइड था? अराउंड 40%। तो भारत का अगर 40% हिस्सा ऐसा, आजादी के समय आप इमेजिन करके देखिए, 40% ऐसा जो रियासतों में बटा हुआ है, छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें, और ये रियासतों का नेचर कैसा था, स्वरूप कैसा था, कैसे थे ये स्वतंत्रता से पहले? कैसे थे? स्वतंत्र। बहुत ध्यान से समझना, सब बेटा सब। एक तो ये स्वतंत्र थे, दूसरा इनका स्वरूप और क्या था? स्वतंत्र जब ये थे तो ना सिर्फ राजनीतिक अधिकार इनके पास थे, मतलब सिर्फ राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे ये, इनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान हुआ करती थी। समझना इस बात को। अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी मान्यताएं थी, और फिर अपने राजा के प्रति एक, जो वो कहते हैं ना, राजा और प्रजा का जो भाव होता है, मतलब जनता की तरफ से जो राज्य के प्रति जो सम्मान था, वो किसके लिए था? भारत संघ के लिए था या अपने राजा के प्रति था? उस क्षेत्र की जनता की बात कर रही हूं मैं। उनका भाव किस तरफ था? राजा के प्रति।
मतलब ये जो रियासतें थी, इनकी अगर विशेषताएं देखी जाए, इनके बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र थी राजनीतिक रूप से। जिस जिस क्षेत्र में ये रियासतें थी, चाहे वो छोटी रियासत हो बड़ी रियासत हो, अपने क्षेत्र में इनका अपना एक समाज होता था, अपनी भाषा शैली थी, अपनी संस्कृति थी, अपना एक अलग प्रशासन था। ये सारी विशेषताएं थी ना इनकी। अब आप सोचिए, संपूर्ण भारत का यदि लगभग 40% हिस्सा जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्वतंत्र रहा हो, अपनी अलग भाषा शैली, अपनी अलग संस्कृति, अपने अलग प्रशासन, अपने अलग राजनीतिक अधिकारों के साथ जो स्वतंत्र रहा हो, उसकी जनता के सामने सबसे पहले जो शासन के प्रति जो कृतज्ञता या विनम्रता का भाव आएगा, वो अपने राजा के प्रति हुआ करता था, ना कि भारत के प्रति। ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए बड़ी गंभीर समस्या थी कि यदि ये रियासत, बताइए, जिसके पास इतनी सारी स्वतंत्रता हो, क्या वो रियासत अपनी मर्जी से अपने सारे अधिकार भारत या पाकिस्तान को दे सकते थे? जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान ही अपने अधिकार नहीं छोड़े, तो स्वतंत्रता के बाद क्या वो अपने अधिकार छोड़ देते आसानी से? नहीं। और यदि ये स्वतंत्र रहते हैं तो इसमें नुकसान क्या था, बताइए? एग्जैक्टली भारत में हमेशा आंतरिक सुरक्षा का संकट बना रहता। क्यों? क्योंकि भारत में यदि लगभग 40% हिस्से पर अगर स्वतंत्र रियासतें रहेंगी, कोई छोटी रियासत, कोई बड़ी रियासत, तो रियासतें क्या करती हैं? अपना दायरा बढ़ाती हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार करती हैं। और क्षेत्र का विस्तार किस आधार पर होता है? युद्धों के आधार पर होता है। अपनी अपने मिलिट्री को पावरफुल करने का प्रयास हमेशा बना रहता। तो कभी तो ये रियासतें आपस में लड़ रही होती और कभी ये रियासत भारत से लड़ रही होती। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा था। और भारत, और ये भी सोचिए कि चलो एक तो आपस में इनकी लड़ाई हो गई, दूसरा भारत के साथ एक, मान लीजिए हो सकता है कोई इस तरीके के हो जाए, ऐसे हालात आ जाएं कि ये रियासतें भारत से ही लड़ना शुरू कर दें। तीसरी सिचुएशन भी बनने की पूरी संभावना थी। जैसे ही भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बड़े मैत्रीपूर्ण भाव से अलग हुए थे क्या? शत्रु बन गए थे अलग होते ही, दुश्मन, राइवल्स। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा बना हुआ था कि इन रियासतों में बहुत सारे राजा हैं शासन करने वाले, और बहुत सारी रियासतों के जो शासक हैं वो नवाब हैं, मुस्लिम। कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो अपनी विदेश नीति भी स्वयं निर्धारित करेंगे, अपनी सुरक्षा भी स्वयं रखेंगे, संचार भी इन्हीं के नियंत्रण में होगा। तो किस विदेशी ताकत के साथ, कौन से देश के साथ कैसा संबंध रखना है, इस पर कोई नियंत्रण कर सकता था क्या? नहीं। अब इनकी मर्जी, ये चाहे तो ब्रिटेन के साथ रिश्ते रखें, ये चाहे तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखें। तो ये डर बना हुआ था कि क्या सच में ये वास्तविक रूप से हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। अगर ये रियासतें किसी भी तरीके से स्वतंत्र रह गई तो भारत की स्वतंत्रता को हमेशा खतरा बना रहेगा। तो बेहतर है जितनी भी रियासतें भारत के सीमा क्षेत्र में पड़ती हैं, उन रियासतों को भारत में शामिल किया जाए, चाहे जैसे भी हो। समझ में आ रही बात? अब इसमें चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये रियासतें सारी स्वतंत्र थी, इसलिए अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति को ये भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या कि अभी तक जिन क्षेत्रों में इनका शासन था, उन क्षेत्रों की जो अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहचान थी, अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि यदि ये भारत का हिस्सा बन जाती हैं तो भारत के लिए जब कानून बनेंगे, सबके लिए एक जैसे कानून बनेंगे।
समझ रहे हो? तो इनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का क्या होगा आगे जाके, उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? ठीक है, इनको किस तरीके से मनाया जाए कि ये कॉपरेट करने को तैयार हो जाएं, सहयोग करने को तैयार हो जाएं। अब आजाद तो हो गए, लेकिन ये सबसे गंभीर मुद्दा था। अब जो नवगठित सरकार थी, अब वो बैठ के विचार कर रही। जब विचार हो रहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो गृह मंत्री भी थे। अब विचार विमर्श हो रहे कि क्या किया जाएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन तो पहले ही हो गई थी कि आजाद किस दिन आजाद हो जाना, किस दिन विभाजन हो जाना, तो पहले से ही सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अतिरिक्त भार सौंपा गया, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बना, ठीक है, राज्य मंत्रालय, मतलब जितने राज्य थे उन सभी का मंत्रालय, उसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनसे कहा गया कि आपकी सहायता करेंगे वीपी मेनन, जो उस राज्य मंत्रालय का या राज्य विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। तो इन दो लोगों को कार्यभार सौंपा गया। विशेष प्रभारी कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनसे कहा गया कि अब ये भारत है, जिस भी तरीके की नीति की आवश्यकता पड़े वैसी नीति अपनाइएगा, और भारत को एकीकृत करना है, बस यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। एकीकरण होना चाहिए, रियासतों को भारत के अंदर शामिल किया जाए किसी भी तरीके से। समझ में आ रहा? अब जैसे ही पटेल जी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उन्होंने 2-3 तरीके निकाले। सबसे पहला, उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ सारी रियासतों के सामने, जितनी भी भारतीय रियासतें थी, उन सबसे उन्होंने अपील की। वे सभी भारतीय रियासतें जो भारत के भूभाग में आती थी, उन सभी से अपील की गई, राष्ट्रवाद के नाम पर अपील की गई, देश प्रेम के नाम से अपील की गई, यूनाइट होने के लिए अपील की गई, एक होने के लिए अपील की गई। और उन्हें यह दर्शाया गया कि देखिए, इतने लंबे समय से भारतीयों ने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए, स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है ना, और इतने बलिदानों के बाद स्वतंत्रता ऐसे थोड़ी ना मिल गई थी। कितने लोगों ने बलिदान दिए उसमें, कितने नेताओं के बलिदान गए, कितने आम जनता के बलिदान गए। क्या भारतीय किसान, मजदूर, जनजातीय समाज, क्या इनका बलिदान नहीं था? इनका भी बलिदान था। जब जब आंदोलन छेड़ दिया जाता था, तब तक कृषक समाज और जनजातीय समाज भी अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन में शामिल हो जाता था। और शासन क्या करता था? प्यार मोहब्बत से थोड़ी ना बात करता था शासन, हिंसक तरीके से दमन किया जाता था। तो पटेल जी ने अपील की सारी रियासतों से। उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये बड़े बलिदानों के बाद मिली है। अब यदि भारत एक नहीं हो पाया, अगर हम संगठित नहीं हो पाए, तो ये मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य जो है अपूर्ण रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा उद्देश्य। हम स्वतंत्र होकर भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। तो आपसे अपील की जाती है कि आप भारत का हिस्सा बने। तो रिक्वेस्ट के थ्रू बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने अपील की, अनुरोध किया। तो अनुरोध करना, अनुनय विनय करना, ये उनकी डिप्लोमेसी का एक तरीका था। जो उन्होंने डिप्लोमेटिक अप्रोच जो उन्होंने इस्तेमाल की, उसका ये एक तरीका था कि राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर एकजुट हो जाएं रियासतें। उनसे कहा गया कि आप एक बात बताइए, आप छोटी छोटी रियासतें, बहुत सारी रियासतें छोटी थी, 565 है टोटल, सारी की सारी, सब इतनी बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थोड़ी थी। सबसे बड़ी कौन सी थी? हैदराबाद थी। तो उन्होंने कहा इतनी छोटी छोटी रियासतें, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनकर ही अपना सारा संचालन कर लोगी, आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो इससे बेहतर है आप अपनी सुरक्षा पुख्ता करिए, एक हो जाइए। और यदि आप इस तरीके से एक हो जाते हैं, तो रक्षा
विदेशी मामले और संचार, इन तीनों में आप भारत को जिम्मेदारी सौंप दीजिए। भारत, क्योंकि ये सामान्य मुद्दे हैं ना, रक्षा का मुद्दा हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार हो गए, सामान्य मुद्दे। भारत की भी यही सबसे बड़ी चिंता रहेगी, आपकी भी रहेगी। साथ में मिलकर इनको संभालेंगे तो एक हो जाइए। तो बहुत सारी, सैकड़ों रियासतें एक हो गई, शामिल होने को तैयार हो गई, बहुत सारी। काफी ने फैसला किया कि हाँ ठीक है, वो कहते देशभक्ति ऐसी ही चीज होती है, देश प्रेम ऐसा ही होता है। तो बहुत सारी रियासतों ने फैसला किया कि हम भारत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपने शासन को आगे संचालित करेंगे भारत का हिस्सा बनकर। लेकिन कुछ रियासतें तब भी बच गई। अब उन्होंने सोचा कि अब इनके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। उनका रणनीति थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। पहले बड़ा अनुनय विनय करके, थोड़ा रिक्वेस्ट करके, है ना, समझाने की कोशिश की, अपील की। बाद में उन्होंने बताया कि ठीक है, जो शामिल नहीं होना चाहता वो ये ध्यान रखे कि भारत अभी अभी आजाद हुआ है और आजाद भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जनता के सामने। और भारत को भले ही औपचारिक तौर पे आजाद तो कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन विदेशी खतरा हमेशा बना रहेगा, सुरक्षा को संकट हमेशा बना रहेगा। अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो रक्षा का जिम्मा भारत का, मिलकर रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आप शामिल नहीं हुए तो 15 अगस्त 1947 के बाद आपके ऊपर यदि कोई संकट आता है तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। यदि सिक्योरिटी का कोई इशू क्रिएट हो गया आपके ऊपर तो फिर हमें मत बोलेगा, इसे कहते हैं धमकी। उनको बताया गया कि क्या चैलेंजेस होंगे। तो बेहतर है 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत का हिस्सा हो जाएं, भारत में शामिल हो जाएं और भारत के साथ मिलकर संविधान सभा का हिस्सा बनकर संविधान निर्माण में सहयोग करें। तो कुछ रियासतें फिर और शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी इस बात पे अड़ी रही कि नहीं, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों के अलग अलग इश्यूज, अपने अपने मुद्दे, तीनों के अपने अपने डिमांड्स, रीजंस। और तब इन तीनों से अलग अलग तरीके से निपटा गया। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी को वन बाय वन। तो ये समझ लीजिए कि एक लंबी प्रोसेस थी, बहुत लंबा समय लगा। 1947 से प्रयास करते करते 1951-52 तक आ गए, है ना। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, जब कश्मीर को शामिल किया गया था। ठीक है, पूरे तरीके से मान के चलिए, दिल्ली एग्रीमेंट को ही मान के चलिए। तो इतना लंबा समय लगा भारत के एकीकरण में, लेकिन फाइनली भारत का एकीकरण हुआ और जितनी रियासतें थी इन सभी को भारत का हिस्सा बनाने में सफलता मिली। और सबसे बड़ा इसमें योगदान किसका माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उनकी कूटनीति का। अच्छा ये बताइए, उन्हीं को क्यों चुना गया? सोचो। ये मत कहिएगा कि वो गुजरात से थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने अभी जो आंसर, आपने जो अपना लॉजिक बताया, कहीं ना कहीं वो सच है कि जो भारतीय रियासतें थी उनके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ज्यादा प्रभाव था। क्योंकि रियासतों का मुद्दा था ये, ब्रिटिश इंडिया का मुद्दा नहीं था ये, रियासतों को शामिल करना था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा चेहरा थे जो शासन में बहुत आगे आगे हर बार हर आंदोलन में नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं रियासतों को ये भय नहीं था उनके साथ बातचीत करने में
कि ये जो है ये तो हमारी सारी पावर छीन के भारत को देना चाहते हैं। वो होता है ना एक मीडिएटर। तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बेस्ट पर्सन थे, उनको चुना गया कि वो सही से इन सारी रियासतों से बातचीत कर सकते हैं और अलग अलग कूटनीति तरीके से अपनाकर और भारत का एकीकरण कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? हाँ, लौह पुरुष भारत का, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए, तो अब इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो मेंस में जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं कि एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं थी, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो या भारतीय रियासतों को एकजुट करने के लिए या एकीकृत करने में सामाजिक और सांस्कृतिक परेशानियों की बात हो, समस्याओं की बात हो, तो कौन कौन सी समस्याएं थी, क्या कारण थे उस समय कि उनको भारत में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, स्वतंत्र छोड़ना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा था, और उनको शामिल करने में कौन कौन सी समस्याएं थी, और तीसरा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से, किन प्रक्रियाओं से, किन नीतियों के द्वारा इन सभी को भारत में शामिल किया। तो शामिल करने के पीछे कारण, क्या कारण थे कि इनको स्वतंत्र छोड़ना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा था। दूसरा लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए उत्तरदायी कारण, इस क्वेश्चन को आप किस डायरेक्शन से देखोगे? आंतरिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, और इसको इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़कर देखोगे, विदेशी मामलों से भी जोड़कर देखोगे, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र रह जाते तो ये सभी अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से बनाते और भारत की आंतरिक सुरक्षा फिर संकट हो जाता। समझ लो, ये दो एस्पेक्ट इसमें कवर होना चाहिए। दूसरा, भारतीय रियासतों को शामिल करने में प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं कौन कौन सी थी। और तीसरा, भारत के एकीकरण की प्रक्रिया। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है मेंस में। भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस, क्लियर? चलो, अब ये तो वो तीन एस्पेक्ट हो गए जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को लिखना शुरू करेंगे। लिखो, आजादी के समय भारतीय भूभाग में लगभग 565 रियासतें थी, जिनका विस्तार भारत के 40% हिस्से पर था। भारत के लगभग 40% हिस्से पर था। ये इनका एक्सटेंशन है, इन अराउंड 40% एरिया। ठीक है, लिखो, ऑन 27 जून 27 जून 1947, अच्छा इंग्लिश में बोल गए, सॉरी, 27 जून 1947 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवनिर्मित राज्य विभाग, नवनिर्मित राज्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया नवनिर्मित राज्य विभाग। ये राज्य विभाग क्या था? राज्यों का मंत्रालय। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लिखो। इनकी सहायता के लिए, पटेल जी की सहायता के लिए वीपी मेनन को राज्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया, राज्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों नेताओं को सौंपी गई। लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए अपने कौशल, ज्ञान एवं कूटनीति का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया। सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया। अब देखो, 3 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। 3 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। पहला लिखो, अनुनय विनय या अनुरोध। ठीक है। दूसरा लिखो, अराजकता का डर दिखाकर या धमकी देकर एकीकरण के लिए तैयार किया गया। और तीसरा, दबाव बनाकर अथवा पुलिस एवं सैन्य कार्यवाही का प्रयोग। तो ये 3 तरीके अपनाए गए। ठीक है। अब ये जो आपने पहला पॉइंट लिखा है अनुनय विनय या अनुरोध के द्वारा,
इसमें उन्होंने क्या किया, अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं से जो रियासतें थी उनको जागृत करने का प्रयास किया, है ना। देश हित में, देश के भलाई के लिए, उसकी एकता अखंडता को बनाने के लिए उन्होंने रियासतों से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाएं। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना शुरू करिए। ये तो 3 पॉइंट हो गए, अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना शुरू करिए। लिखो, सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों को राष्ट्रवादिता या राष्ट्रवाद भी लिख सकते हो, राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के नाम पर एक होने के लिए प्रेरित किया। और उसका तरीका बहुत बढ़िया चुनते थे। वो क्या करते थे, रियासतों के जो राजा होते थे, राजकुमार या नवाब होते थे, उनसे मिलने जाते थे, लंच पे बुलाते थे उनको, लंच पे इनवाइट किया जाता था, बढ़िया सा लंच अरेंज होता था। रियलिटी है ये। और फिर अब बढ़िया सा लंच अरेंज हो रहा है, बड़ा, क्योंकि दिमाग कैसा रहता है, खुश होता है। फिर ऐसे अच्छा अच्छा खाना हो सामने तो दिमाग वैसे खुश। और फिर चर्चा की जाती थी कि अब बताइए शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। इतने लंबे, कौन, पटेल साहब, खर्चा वो थोड़ी ना करेंगे। एकीकरण की जिम्मेदारी तो सरदार पटेल जी की थी। तो वो क्या करते थे, तो शुरुआत में बातचीत करने के लिए क्या क्या करते थे, लंच पे जाया करते थे, और फिर उनसे बातचीत करके उनको मेंटली उनको प्रिपेयर किया करते थे। और फिर नहीं माने तो फिर राष्ट्रवादी आंदोलन याद दिलाया करते थे, फिर राष्ट्रभक्ति याद दिलाया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कर क्या हुआ, बहुत सारी जो रियासतें थी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम भारत का हिस्सा होंगे, एक भारत होगा, अखंड भारत होगा। ठीक है, अब जो रियासतें इस तरीके से भी नहीं मानी, फिर लंच के दौरान ही उन्हें यह भी समझाया जाता था कि ठीक है, देखिए अगर आप नहीं शामिल होते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा क्या क्या खतरे हो सकते हैं। कल को आपके ऊपर कोई आक्रमण कर देगा, भारत आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और यदि आप अपने क्षेत्र को अलग रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, तो भारत की जनता भी वही रहेगी, आपकी जनता भी वही रहेगी। आपस में देखिए कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रभक्ति भारत की जनता के अंदर बहुत ज्यादा है। डर देखो कैसा कि भारत की जनता वो है जिसने इतने लंबे वर्षों तक राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आंदोलन किए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, इतने बलिदान दिए। और अगर इनको यह पता चलेगा कि आप भारत में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से कोई शक्ति लड़ने ना आए, ये भारत की जनता और आपकी जनता ही आपस में लड़ने लग जाए। गुस्सा तो निकलेगा ना, भारत की जनता गुस्सा तो जायज रहेगा। वो तो ये कहेंगे कि पहले भी आप ब्रिटिश के संरक्षण में थे, अब ब्रिटिश चले गए तो आप अपना अलग ही अधिकार करोगे। हमने इतने वर्षों तक संघर्ष किया है, तो क्या आप भारत को एक राष्ट्र नहीं बनाना चाहते? तो जनता तो आपस में लड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अराजकता अगर फैल गई तो फिर हम उसमें सुरक्षा में आपका कुछ ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो क्या आप ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? और जब वो कहते थे नहीं तो हो जाओ शामिल। ठीक है, अराजकता का मतलब ये होता है कि जनता के अंदर असंतोष फैले, एक दूसरे के प्रति जो है अपना विरोध प्रकट करे, चाहे उसमें लड़ना झगड़ना हो, मारना पीटना हो। हाँ, आपस में लोग इस तरीके से एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। विरोधी तो मान लीजिए, तो एक जायज सी बात थी कि अगर ये भारत का हिस्सा है और ये जो रियासतें हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब ये भारत के जो बाकी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वतंत्रता की बड़ी लड़ाई लड़ी है ना। बताइए, करो या मरो जैसे जो नारे के बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन में जब इतना हिंसक दमन किया भारत सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों का, तो उसमें नुकसान किसका हुआ था? भारतीय लोगों का हुआ था ना। अब वो क्या कहेंगे कि हमारे बलिदानों का परिणाम है कि ब्रिटिश गए।
समझ रहे हो? हमने बलिदान दिए, ब्रिटिश चले गए, अब तुम अपना स्वतंत्र शासन रखोगे, और स्वतंत्र शासन रखोगे तो हो सकता है कल को कोई बाहरी शक्ति के इन्फ्लुएंस में तुम आ जाओ और फिर हमें खतरा हो जाए उससे, तो हम ये नहीं मानेंगे। आप क्या करो, भारत के साथ एक हो जाओ, तो लोग ही आपस में ऐसा माहौल बना दें। समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा ये आंतरिक संकट बन जाएगा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा, लोगों को रोक नहीं पाएंगे हम, फिर लोग तो भड़केंगे, वो तो गुस्सा करेंगे। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वे भारतीय रियासतें जो अनुरोध के बाद भी भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी, उन्हें आंतरिक सुरक्षा को संकट और अराजकता का डर दिखाकर आंतरिक सुरक्षा का संकट एवं अराजकता का डर दिखाकर भारत में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। धमकी थी एक तरीके से, ये ठीक है, ये एक तरीके से धमकी थी। लिखो, 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश भारतीय रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन कुछ रियासतें अभी भी स्वयं को स्वतंत्र बनाए रखने पर अड़ी हुई थी। अब क्या हुआ, सरदार पटेल जी ने देखा कि अभी भी कुछ बची हुई हैं रियासतें, क्या किया जाए? तो उन्होंने माउंटबेटन से आग्रह किया, उनसे कहा कि आप एक बार इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को संबोधित करिए, जितनी भारतीय रियासतें हैं उनसे बातचीत करिए, और आप उन्हें समझाइए कि भारत में शामिल होने से उनको क्या फायदा होगा। जेन्युइनली जब आप ये बात उनको समझाओगे तो शायद ये और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस के साथ भारत में शामिल हो जाएंगे। क्यों माउंटबेटन को क्यों चुना गया? भारत के वॉइसरॉय थे। अच्छा, भारत के वॉइसरॉय थे तो वो क्यों बात मान रहे थे प्रिंसली स्टेट्स उनकी? बिल्कुल, क्योंकि आजादी से पहले से ही जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अधीन रहते हुए स्वतंत्र शासन कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था, उनकी स्वतंत्रता का बखूबी ख्याल रखा गया, सम्मान किया गया। तो एक विश्वास था उनका ब्रिटिश शासन के प्रति, वॉइसरॉय के प्रति। तो माउंटबेटन ने सरदार पटेल जी की बात को स्वीकार किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसका गठन 1920 में किया गया था, इट वाज एन इंस्टीट्यूशन, एक संगठन था ये, जहां पर जितनी भारतीय रियासतें थी उनके प्रतिनिधि शामिल होते थे, और ब्रिटिश शासन अपनी जो भी बात कहनी होती थी वो उसी के जरिए कहा करते थे।
तो वहां उन्होंने सभी को बुलाया, सबको आमंत्रित किया और माउंटबेटन ने वहां पर एक भाषण दिया और उसके दौरान उन्होंने उनको बताया कि देखिए, भारत के सीमा क्षेत्र में शामिल हैं आप अभी, और इस सीमा क्षेत्र में शामिल अगर आप रहने के बावजूद अगर आप अपने आप को स्वतंत्र रखते हो, अलग रखते हो, तो कल को भारत के ऊपर कोई संकट आया तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। और आपकी अगर कोई विदेशी नीति का अगर कोई भी सकारात्मक नकारात्मक परिणाम हुआ तो उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है स्वतंत्र होने के बाद आपस में युद्धों में उलझ जाएं। तो इट्स बेटर कि आप भारत के साथ एक हो जाइए। तो माउंटबेटन की ये जो भाषण था, उनका ये जो संबोधन था, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कहते हैं माउंटबेटन का एक मतलब भारत के प्रति जो उनका जो योगदान है ना, उनमें से जो कोई एक अच्छा काम था वो यही था कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मनाया भारत का हिस्सा बनने के लिए। और सरदार पटेल जी ने उनको कहा कि देखिए, भारत का विभाजन तो वैसे ही कर चुके हो आप, भारत में इतनी अशांति तो पहले ही फैला चुके, ये हमें आपसे उम्मीद तो थी नहीं, हम तो यही चाहते थे भारत एक संघ के रूप में आजाद हो, लेकिन आपने विभाजित कर दिया। लेकिन अगर प्रिंसली स्टेट्स भी स्वतंत्र छोड़कर गए तो भारत बर्बाद हो जाएगा, ये करके मत जाना। तो समझाओ इनको। तो माउंटबेटन ने समझाया। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। भारत के तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर भारतीय रियासतों को संबोधित किया और उन्हें भारत में शामिल होने की सलाह दी माउंटबेटन के इस संबोधन ने अनेक भारतीय रियासतों को भारत में शामिल कराया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लेकिन कुछ रियासतें अभी भी भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी, जैसे कुछ रियासतें अभी भी भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी, जैसे त्रावणकोर, भोपाल, जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये मेन थी। मणिपुर को भी लिख सकते हो, ठीक है, मणिपुर। लेकिन ये 6 नाम ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब इनका भारत में जो एकीकरण था उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इन रियासतों का भारत में एकीकरण इनका। तो इसको किस तरीके से लिखोगे? 2 पार्ट्स ऐसे बनाइए, 2 कॉलम बनाएं और एक में लिखो 15 अगस्त 1947 से पूर्व
भारत में शामिल। ठीक है। और दूसरा, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल। तो 15 अगस्त 1947 के बाद कौन कौन शामिल हुए भारत में? हैदराबाद, जूनागढ़, और कश्मीर। ठीक है। और इधर लिखो त्रावणकोर, भोपाल। ये 6 हम डिस्कस करेंगे। जोधपुर। इन 6 को मैप पे बनाकर अभी डिस्कस करेंगे। नाम लिख लीजिए और फिर इंडिया का मैप बनाइए। मैप बनाइए इंडिया का जल्दी। ये त्रावणकोर, त्रावणकोर रियासत। यहां ये जोधपुर रियासत। ये भोपाल रियासत। हैदराबाद। ये इधर जूनागढ़। और ये कश्मीर। ठीक है। ये हो गई जूनागढ़ रियासत, ये हैदराबाद, ये कश्मीर। जोधपुर, भोपाल और त्रावणकोर। उसको भी पढ़ा दूंगी। ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 इनको समझते हैं। सबसे पहले हम त्रावणकोर को डिस्कस करेंगे। और कोशिश करना जो पढ़ो उसे अभी की अभी समझ के याद भी कर लो। ठीक है, कल पे मत टालना इसको। अच्छा, जो त्रावणकोर रियासत है या रियासत थी, बताइए वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ती है? अगर उसका क्षेत्र देखा जाए, लोकेशन देखी जाए, तो वो कहां है? साउथ में है, दक्षिण में है, दक्षिण भारत में। कहां पर? केरल वाले क्षेत्र में। ठीक है। त्रावणकोर रियासत ये भारत के दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, ये केरल वाली जगह पर, यहां पर थी। और
त्रावणकोर रियासत ने कह दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, इसके जो शासक थे उनका नाम था महाराजा चिथिरा थिरुनल। ये महाराज थे, वहां के शासक थे, और वहां के दीवान के पद पर जो नियुक्त थे उनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे त्रावणकोर के। कौन कौन? एक वहां के महाराज और दूसरे वहां के दीवान। दीवान कौन होते थे? जो पूरा फाइनेंस देखते थे। ठीक है, कहते हैं कि त्रावणकोर में उनके दीवान का जो एक प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था, इन्फ्लुएंस, उनका डोमिनेंस कह लो, वो कहीं ज्यादा था। सीपी रामास्वामी अय्यर इनका। इन्होंने निश्चित किया कि त्रावणकोर को ना पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा, ना भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। त्रावणकोर विल रिमेन फ्री और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहेगा। अब इसके पीछे, मतलब इन्होंने जो अपनी मंशा रखी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि त्रावणकोर के ऊपर ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस था। किसका इन्फ्लुएंस था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन ने अपना इन्फ्लुएंस क्यों क्रिएट किया था त्रावणकोर पर? क्या रीजन हो सकता है बताइए? इंडिया का मैप देखिए, इंडिया की लोकेशन देखिए। मैं हर बार आपको कहती हूं, हिस्ट्री अकेला ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो फैक्ट डेटा आपको याद करने की बात करता हो। ज्योग्राफी कनेक्ट करिए। हाँ चलो, कोस्टल रीजन में है, समुद्री तट पर है, तो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और बताइए। हाँ, मसालों का उत्पादन, व्यापार। और एक रीजन और था इसके पीछे, और वो रीजन ये था कि जो केरल वाला ये जो तट है ना, यहां पर जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें पाया जाता है मोनाजाइट। क्या पाया जाता है? मोनाजाइट। और मोनाजाइट कहां यूज होता है? न्यूक्लियर वेपन बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में। लिखो मोनाजाइट, होमवर्क लिखिए। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम या थोरियम की जरूरत पड़ती है ना? तो ये थोरियम के लिए हेल्पफुल है। तो मोनाजाइट पर नजर थी उनकी, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की। तो उन्होंने क्या कर रखा था? त्रावणकोर को अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा था। और वो ये चाहते थे कि अगर त्रावणकोर अगर फ्री और इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है, तो एक स्वतंत्र रियासत अपनी विदेशी नीति खुद बना सकती है, विदेश व्यापार खुद कर सकती है। तो हम इनके साथ डील करेंगे, हम मोनाजाइट को यूज करके ब्रिटेन के लिए परमाणु हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग बन जाएंगे, इसको एक्सेस करेंगे, मोनाजाइट को एक्सेस करेंगे। अब भारत को इस चीज की खबर थी, भारत को भी पता था, तो उन्होंने त्रावणकोर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप देखिए, स्वतंत्र रहने में क्या फायदा, भारत का हिस्सा बन जाइए। लास्ट तक उसने कहा नहीं, हमें शामिल होना ही नहीं है। खूब प्रयास कर लिए, नहीं माने, नहीं माने, आखिरी तक अड़े रहे। स्वतंत्रता का दिन पास आ रहा था, और तभी क्या हुआ, केरल की ही एक सोशलिस्ट पार्टी थी, केरला सोशलिस्ट पार्टी, उसके एक मेंबर ने, जो सीपी रामास्वामी अय्यर है, इनकी हत्या का प्रयास कराया, असैसिनेशन की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की। और जब ये पता चला कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तब इसी बात का फायदा उठाया गया। और तब पटेल जी ने कांटेक्ट किया उनसे कहा, बताइए स्वतंत्र रहने में कितना सही लग रहा है, आप खुद सुरक्षित नहीं हो, जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे आप? इट्स बेटर आप भारत का हिस्सा हो जाएं।
और तब त्रावणकोर ने अपना विचार बदला। अगर इनकी हत्या का प्रयास नहीं किया गया होता, ठीक, अगर इनको अपनी जान का खतरा नहीं हुआ होता, ठीक है, तो ये भारत में शामिल नहीं होते। और अगर ये भारत में शामिल नहीं होते, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन खुद सपोर्ट कर रहा था, देखो कोई और सपोर्ट, अगर एक बार को पाकिस्तान भी अगर सपोर्ट कर रहा होता तो भारत के पास ये ऑप्शन था कि वो ब्रिटेन को मीडिएटर बनाकर माउंटबेटन से बात करके किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट कर दे। बट ब्रिटेन खुद ये चाहता था कि त्रावणकोर स्वतंत्र रहे, तो उसके अलावा फिर और कौन मर्ज करा सकता था, बताइए। लेकिन जब इनको जान का खतरा हुआ, तब इनको समझ में आया कि ब्रिटेन विल नॉट कम टू प्रोटेक्ट यू, वो नहीं आ पाएंगे, भारत में शामिल हो जाइए। और तब उन्होंने अपना विचार बदला, ठीक है। जुलाई 1947 में उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए स्वीकृति दी, ठीक है। तो लिखो त्रावणकोर, लिखो, हेडिंग बनाइए त्रावणकोर। लिखो त्रावणकोर भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में शामिल होने को तैयार नहीं था। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रियासत, लिखना, स्वतंत्र रियासत के रूप में शासन करना चाहते थे। अब लिखो क्षेत्रीय विशेषता, क्षेत्रीय विशेषता। लिखो केरल दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित था। मालाबार तट पर स्थित है, लिखना, स्थित है, जहां मोनाजाइट खनिज की उपलब्धता है। यह परमाणु ऊर्जा के विकास में, परमाणु ऊर्जा के विकास में सहायक होता है। ब्रिटेन त्रावणकोर को स्वतंत्र रखने के लिए समर्थन दे रहा था, ताकि ब्रिटेन त्रावणकोर को स्वतंत्र रखने में समर्थन दे रहा था ताकि मोनाजाइट का उपयोग परमाणु हथियारों के लिए कर सके, ताकि मोनाजाइट का उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सके। ये इसकी क्षेत्रीय विशेषता हो गई और कारण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्षेत्रीय विशेषता से बाहर अलग से पॉइंट लिखो। त्रावणकोर वह पहली रियासत थी जिसने दृढ़ता से भारत में शामिल होने से मना किया।
लिखो त्रावणकोर के महाराज चिथिरा थिरुनल थे और दीवान के पद पर सीपी रामास्वामी अय्यर थे। सीपी रामास्वामी अय्यर पर केरल समाजवादी पार्टी के सदस्य ने हमला करवाया। इस हमले के पश्चात सुरक्षा के डर से त्रावणकोर ने भारत में शामिल होने के लिए इस हमले के पश्चात सुरक्षा के डर से त्रावणकोर ने भारत में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे दी। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। 30 जुलाई 1947। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जुलाई 1947 याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद लिखो भोपाल रियासत। भोपाल रियासत, जो भोपाल रियासत थी इसकी विशेषता यह थी कि जो शासक थे वो थे नवाब हमीदुल्ला खान। मतलब शासक तो थे मुस्लिम, लेकिन जिस जनता पर शासन किया जा रहा था, जो जनता थी वो अधिकांश हिंदू जनता थी। जो प्रजा थी वो अधिकांश कौन थी? हिंदू थी। लिखो शासक, लिखो नवाब हमीदुल्ला खान, और जनता बहुसंख्यक हिंदू। ठीक है, लिखो शुरुआत में भोपाल रियासत ने भी स्वयं को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। अब देखो भोपाल में केस क्या हुआ कि शासक की इच्छा थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखे, और वहां की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि हम भारत का हिस्सा हो जाएं। अब सवाल ये उठा कि शासक की सुनी जाए कि जनता की सुनी जाए। अब जैसे ही जनता के मन की बात थोड़ी सी पता चली, उनकी इंटेंशंस, उनकी मंशा पता चली, वैसे ही भारत की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है। अभी हम भारत में कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, और जनता की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो एक शासक क्यों निर्धारित करे कि हम सब भारत में रहेंगे कि स्वतंत्र रहेंगे? आपकी खुद जनता जब आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप कौन सी रियासत चलाएंगे? आएगा ना सवाल कि आपकी जनता आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो कह रही भारत का हिस्सा बनेंगे, आप कहते हो स्वतंत्र रहेंगे, आपकी जनता आपके साथ नहीं है, तो अब बताइए क्या करेंगे आप? तब उनको ये लगा कि अब तो जनता का पक्ष लेना ही सही होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने खुद अपना विचार बदला और उन्होंने कहा कि एक शासक अपनी मर्जी से स्वतंत्र नहीं रह सकता यदि उसकी जनता उसके इस मतलब निर्णय में उसके साथ ना हो। तो यदि जनता का निर्णय है कि वो भारत में शामिल हो तो भोपाल रियासत भारत का हिस्सा होगी। ठीक है, लिखो
लेकिन जनता भारत का हिस्सा होना चाहती थी। अतः जुलाई 1947 आते आते भोपाल के नवाब ने 1947 आते आते भोपाल के नवाब ने भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। क्लास के लास्ट में याद दिलाइएगा, 2 नाम लिखवाऊंगी आपको, ठीक है? ठीक है, हाँ 2 टर्म है वो बताऊंगी। तो ये हुआ भोपाल केस में। नेक्स्ट लिखिए जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत, जोधपुर कहां पर है? राजस्थान। आज भी अगर जाओगे आप तो जोधपुर के राजा अभी भी जोधपुर में रहते हैं, ठीक है? शायद उस जिस घर जगह पे रहते हैं, उम्मेद भवन कहा जाता है उसे, उम्मेद भवन पैलेस है एक जोधपुर में। हाँ शायद, ठीक है। राजस्थान की एक रियासत है जोधपुर रियासत, और काफी समृद्ध रियासत मानी जाती थी। ये यहां पे लोकेटेड है, ठीक है? अब यहां पर जो शासक थे, उन शासक का नाम था हनवंत सिंह। हनवंत सिंह ये हिंदू राजपूत शासक थे, हनवंत। और इनकी जो प्रजा थी वो भी बहुसंख्यक कौन थे? सारे अधिकांश थे। कौन थे? हिंदू। अब दोनों हिंदू थे, लेकिन द ड्रामेटिक थिंग इज, जोधपुर रियासत ने अपना, जब इनके सामने विचार आया कि भारत की तरफ जाना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ जाना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम भारत का हिस्सा नहीं होना चाहते, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते। क्या इन्होंने अपनी इच्छा क्या रखी? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते। मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा प्रभाव था इनके ऊपर, इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त था। कहते हैं कि जिन्ना ने एक ब्लैंक पेपर पर अपने साइन करके और जोधपुर के शासक हनवंत सिंह को दिया हुआ था कि ये ब्लैंक पेपर लो, मेरा साइन है इसके ऊपर, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हारी जो डिमांड हो, बस लिख देना। साइन तो मैंने ऑलरेडी कर ही रखा है, ब्लैंक पेपर। जो तुम्हें मुझसे पाकिस्तान से चाहिए सब लिख देना, ये साइन किया वो पेपर रखो, याद आता रहे, लिखते रहना। इन्होंने कहा कि एक तो हमें पाकिस्तान तक का रूट चाहिए, हम पाकिस्तान में मिलिट्री वेपन्स बनाएंगे और वहां से हथियार की सप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से हमें अनाज चाहिए, फूड ग्रेन्स। तो जोधपुर जो एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर कम होता है। उन्होंने कहा ये भी दिया, और भी जो कोई डिमांड याद आए सब लिख देना। अब जैसे इस बात की खबर भारत सरकार को मिली, अब नेहरू जी पटेल जी बैठ के बात करें अगर ये यहां से अगर पाकिस्तान का रास्ता बन गया, इनकी और पाकिस्तान की अगर बात बन गई, ये तो जो है बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि अब जब उसने ब्लैंक पेपर पकड़ा दिया साइन करके, तो हमें भी तो कांटेक्ट करना चाहिए ना उनसे। तो पटेल जी गए कांटेक्ट करने और उन्होंने कहा कि काम करो, तुम्हारी जो डिमांड है हमसे बताओ, क्या चाहिए? आप पाकिस्तान के साथ संबंध रखना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। हथियार चाहिए उनसे? उन्होंने कहा हाँ, मंजूर, रखना रिलेशन।
हथियारों की सप्लाई कर सकते हो आप, बाहर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अनाज चाहिए, उन्होंने कहा हम भारत से देंगे। अनाज की उनसे मत बोलो, हम दे देंगे। गुजरात तक के लिए रूट बनाया जाएगा और आप तक कभी भी अनाज की आपके क्षेत्र में कभी कमी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी। और अगर कोई और भी डिमांड हो तो स्पष्ट रूप से भारत सरकार से बोलो, ठीक है। और तब उन्होंने कहा कि ठीक है, विचार करते हैं। और तब उनसे कहा गया कि अगर आप अभी भी तैयार नहीं हो तो अपनी रियासत को भारत में शामिल कीजिए। पटेल जी की एक नीति थी, उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बना रखा था, ठीक है, जिसे कहा जाता था परिग्रहण पत्र। क्या कहा जाता था? परिग्रहण पत्र। मतलब ये वो लेटर या वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट जिस पे साइन करके अपनी स्वीकृति दी जाती थी कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन, भारत में शामिल होने का पत्र था, ये दस्तावेज था। दूसरा, अब इस पे साइन तो कोई तब करेगा जब या तो खुद देशभक्ति के भाव से जुड़ जाए या डर से जुड़ जाए किसी भी तरीके से। दूसरा एक और था, उसमें रखा गया, उसका नाम था प्रिवी प्रिंसेस, ठीक है, सॉरी प्रिवी पर्सेस, पर्सेस लिख देती हूं, प्रिवी पर्सेस। प्रिवी पर्सेस का मतलब यह होता था कि यदि कोई भी शासक अपना शासन भारत में शामिल करता है, कोई भी रियासत अपनी राजनीतिक शक्ति भारत में विलीन करता है, शामिल करता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसे धन से कोई एक कीमत उसे चुकाई जाएगी। हाँ, कंपेंसेशन मान लो इसे। आप अपनी रियासत को भारत में मर्ज कर रहे हो तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा। आप अपने अधिकार भारत को दे रहे हो तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा। तो प्रिवी पर्सेस, पर्सेस या पर्सेज कहा जाता था, कीमत चुकाई जाती थी। तो तब जोधपुर के सामने ये रखा गया कि जो डिमांड्स आपकी हैं वो हमसे कहिए, पाकिस्तान में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हथियारों की सप्लाई चाहिए, हथियार ले लेना, अनाज भारत देगा आपको, इसके बाद आपकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है और इसके बदले हम आपको कंपनसेशन भी देंगे। और तब जोधपुर ने इस बात के लिए स्वीकृति दी कि ठीक है, हम भारत का हिस्सा होंगे। तो अगस्त में जाके, अगस्त 1941, आज़ादी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, 11-12 अगस्त के आसपास, इसने डिक्लेयर किया कि हम भारत का पार्ट होंगे, हम भारत में शामिल हो रहे हैं। लिखो, कहां तक लिखा? इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा? लिखो, जोधपुर रियासत के शासक हनवंत सिंह थे और उनकी अधिकांश प्रजा हिंदू थी। अधिकांश प्रजा हिंदू थी, लेकिन जोधपुर रियासत भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा रखती थी। जोधपुर रियासत भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा रखती थी। जोधपुर के शासक पर जिन्ना का अत्यधिक प्रभाव था। जिन्ना का अत्यधिक प्रभाव था। जिन्ना ने हस्ताक्षर किया हुआ एक खाली दस्तावेज, एक खाली पेपर जसवंत सिंह को दिया। हस्ताक्षर किया हुआ खाली कागज
हनवंत सिंह को दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जोधपुर रियासत को, पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जोधपुर रियासत को भारत से अलग रखना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भारत सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा समझा। सरदार पटेल ने जोधपुर रियासत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे पाकिस्तान से हथियार ले सकते हैं, और उनकी खाद्य आपूर्ति भारत स्वयं करेगा। साथ ही जोधपुर की सांस्कृतिक पहचान एवं सुरक्षा का भी, सांस्कृतिक पहचान, देखो ये शब्द आया है यहां पर सांस्कृतिक पहचान, इसको अंडरलाइन करना। सांस्कृतिक पहचान एवं सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पटेल जी के इन प्रयासों से अगस्त 1947, 11 अगस्त, डेट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 11, क्योंकि 15 अगस्त को आजाद, तो उससे पहले ही 11 अगस्त 1947 को जोधपुर रियासत भारत में शामिल हो गई। जोधपुर रियासत भारत में शामिल हो गई। अब नेक्स्ट लिखिए, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत की विशेषता ये थी कि ये इस समय जितनी भी रियासतें मौजूद थी उनमें सबसे बड़ी रियासत थी। लिखो, तात्कालीन समय की या तात्कालीन भारत की सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली रियासत हैदराबाद रियासत थी। सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत हैदराबाद रियासत थी। देखो, शक्तिशाली अगर शब्द यहां पर आया है तो वो आर्थिक रूप से भी आएगा और वो सैन्य रूप से भी आएगा। ठीक है,
इसको आप आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक और मिलिट्री वाइज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखोगे तो हैदराबाद रियासत सबसे क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी और वैसे भी सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इसके जो शासक थे, लिखो शासक, नवाब मीर उस्मान अली। इसके शासक कौन थे? नवाब मीर उस्मान अली। हाँ निजाम, अच्छा मैंने नवाब लिख दिया क्या? निजाम, हैदराबाद के निजाम, निजाम मीर उस्मान अली। अब इनका यह विचार था कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में, क्योंकि पावरफुल थे ना काफी, और इनको यह लगता था कि हम भारत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो मिलिट्री है, दैट इज इनफ फॉर अवर प्रोटेक्शन, हमें सुरक्षित रखने के लिए काफी है। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहते हैं कि सबसे कड़ा विरोध जिसने किया हो वो यही रियासत थी। सबसे ज्यादा जो कड़ा विरोध, जिसे कहते हैं ना दो टूक जवाब दे देना, शामिल नहीं होना तो शामिल नहीं होना। वहां पर वही अपने हितों के अनुरूप मिल जाते थे। अब इनको अपना हित किस में लग रहा था? भारत से अलग रहने में, अपनी स्वतंत्रता में। तो इन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम भारत का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये तो भारत का हिस्सा होने के लिए तैयार थे नहीं, लेकिन इनकी जो प्रजा थी वो अधिकांश हिंदू थी। अब वहां कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा था कि भारत में शामिल हो जाते तो बेहतर होता, लेकिन निजाम का जो एकदम जो कहते ना प्रभाव, बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव था उनका, तो जनता उनसे अलग हटके डिसीजन नहीं ले पाई, अपनी बात ज्यादा मुखर तरीके से नहीं कह पाई, जैसे भोपाल में कहा उस तरीके से यहां प्रजा की इतनी ज्यादा बात नहीं बनी। अब क्या हुआ, एक तरफ भारत प्रयास करता रहा शामिल हो जाए, नहीं हुआ। जैसे ही हैदराबाद को यह समझ में आया कि भारत ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वैसे ही इन्होंने यूरोप से हथियार लेना शुरू कर दिए, अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे हालात हो गए थे कि हैदराबाद और भारत के बीच तुरंत लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल लड़ाई वाला माहौल। और जैसे जैसे भारत का प्रेशर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी मिलिट्री को और ज्यादा तैयार करना शुरू कर दिया, हथियारों की सप्लाई लेना शुरू कर दिया। तब तक भारत देखता रहा, ठीक है ये तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर लो। लेकिन उनसे एक गलती हुई, कहते हैं कि वहां जो हिंदू जनता थी उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया कि राज्य में, उन पर हमले होने शुरू हो गए। और जैसे ही हिंदू प्रजा के ऊपर हमला होना शुरू हुआ, वैसे ही भारत की सरकार ने इसको मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये कम्युनल राइट्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आप भारत के भूभाग में रह रहे हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में हिंदू जनता के ऊपर अगर हिंसा हो रही है तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन हिंदू जनता को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया, एक सैन्य अभियान शुरू किया और उसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। अपनी मिलिट्री भेजी तत्काल प्रभाव से वहां पर, और एक तरफ निजाम की सेना, दूसरी तरफ भारतीय सेना, दोनों के बीच में 4 दिन तक युद्ध चला। और 4 दिन की लड़ाई के बाद आखिरी में निजाम की सेना को सरेंडर करना पड़ा। और जब उसने सरेंडर किया तब भारत ने पूछा कि अब बताइए, हार तो चुके हैं आप। तब उन्होंने कहा अब हम भारत में शामिल होने को तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसको सैन्य कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन पोलो, याद रखना। ठीक है,
ऑपरेशन पोलो। लिखो, हैदराबाद के शासक निजाम मीर उस्मान अली थे और इनकी प्रजा बहुसंख्यक हिंदू थी। हैदराबाद ने सख्ती से भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वे अपना स्वतंत्र शासन चलाना चाहते थे। स्वतंत्र शासन चलाना चाहते थे। हैदराबाद यूरोप से हथियार मंगाकर अपनी सेना को सुदृढ़ कर रहे थे। उसी दौरान रियासत की हिंदू प्रजा पर हमले हुए। भारत सरकार ने हिंदू प्रजा की सुरक्षा में हैदराबाद के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया, जिसे हिंदू प्रजा की सुरक्षा में, कहां से छूट गया, एक सैन्य अभियान चलाया जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। समय लिख लो, मतलब टाइम रेंज लिख लो, 13 सितंबर 1948। लिखो, 4 दिवस तक भारतीय सेना और हैदराबाद के बीच युद्ध चला और अंततः हैदराबाद की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हैदराबाद की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और हैदराबाद भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब अब लिखो कश्मीर रियासत। जूनागढ़ नहीं लिखा ना अभी, पहले जूनागढ़ लिखो। जूनागढ़ जगह कहां पर है? ये गुजरात में। पहले ये पूरा किस में आता था? ये पूरा आता था पहले बॉम्बे,
जो बॉम्बे प्रांत था उसका हिस्सा हुआ करता था, ये पूरा गुजरात भी और यहां तक कि पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा ये बॉम्बे प्रांत में शामिल हुआ करता था। ठीक है, अब यहां पर ये जो जूनागढ़ रियासत थी, इन्होंने भी ये कहा कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते। अब इनसे पूछा गया भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो स्वतंत्र रहोगे कि पाकिस्तान की तरफ जाओगे? इन्होंने कहा हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। कहते हैं माउंटबेटन ने इनको समझाया, उनसे कहा कि देखिए आप पाकिस्तान से तो काफी दूर हैं, है ना, क्योंकि वो भारत के वायसरॉय थे। वो एक्चुअली क्या हुआ था, जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था और उसने ये कहा था कि ये दो अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे, एक भारत हो जाएगा एक पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद जो पूरे भारत के लिए जो वायसरॉय थे उनको वहां हटाया गया और दो वायसरॉय बनाए गए, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए। माउंटबेटन भारत के लिए वायसरॉय बने और जिन्ना को पाकिस्तान का वायसरॉय बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वायसरॉय थे वो माउंटबेटन थे। वायसरॉय का पद ही आज राष्ट्रपति का पद है। तो क्योंकि वो भारत के वायसरॉय थे, स्वतंत्र भारत के वायसरॉय थे, इसीलिए वो भारत के ही पक्ष में बात कर रहे थे। समझ आ गया? और पाकिस्तान के कौन थे? जिन्ना। ठीक है, तो माउंटबेटन ने इनसे कहा कि आप पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, मतलब दूर हैं, से अटैच तो है नहीं, तो बेहतर है आप भारत के भूभाग में हैं, तो बेहतर है भारत का हिस्सा रह जाइए। तो जूनागढ़ ने कहा कि क्या हुआ, हम स्थल भाग से पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं हैं तो क्या हुआ, हम समंदर से तो जुड़े हुए हैं, हम जलमार्ग से तो जुड़े हुए हैं, हम ज्यादा दूर थोड़ी है पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान में मर्ज होंगे, हम उसमें शामिल होंगे। अब भारत की सरकार किसी भी तरीके से ये तैयार ही नहीं थी कि जो हिस्सा यहां से गया उसके अलावा कोई भी हिस्सा, भारत का कोई भी हिस्सा, चाहे वो रियासत ही क्यों ना हो, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप खुद सोचो, ये पूरा भारत हो और इस भारत के अंदर ये पाकिस्तान हो। अगर ये बात मान ली जाती इनकी, पाकिस्तान में शामिल होना ये मान लेते, भारत सरकार भी कहती ठीक है, कोई दबाव इनके ऊपर नहीं बनता, तो ये भारत के अंदर एक पाकिस्तान होता और यहां भारत के रूल चलते और यहां पाकिस्तान का रूल चलता। आप किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इसमें एंट्री करने से नहीं रोक सकते क्योंकि पाकिस्तान है। समझ रहे हो ना? अब भारत ने कहा कि वैसे ही सांप्रदायिक दंगों का माहौल बना हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो जोधपुर को मनाया था। जूनागढ़ यदि पाकिस्तान में शामिल हो गया, भारत के अंदर पाकिस्तान आ गया, तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति तो बहुत बदतर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। अब यहां के जो जनता थी वो इस पक्ष में, वो ये बात कह रही कि भारत में शामिल हो जाओ, और शासक जो यहां के थे, ठीक है, मोहम्मद महाबत खान जी उनका नाम था, मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड, तृतीय, ये उनका नाम था। वो कह रहे नहीं पाकिस्तान में शामिल होंगे, जनता कह रही नहीं, अधिकांश जनता ये कह रही, क्योंकि अधिकांश जनता थी हिंदू। अब वो इस पक्ष में कि भारत में शामिल हो जाए तो बेहतर है। अब दबाव बनाया गया भारत की तरफ से भी और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव बना हुआ कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। और कहते हैं कि जब ये नहीं माने, जूनागढ़ रियासत नहीं मान रही थी, तो भारत सरकार ने अपनी मिलिट्री भेजी वहां पर, सेना गई वहां पर, सिक्योरिटी, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो अपनी फैमिली को लेकर जूनागढ़ से पाकिस्तान भाग गए। उनको लगा कि जनता हो सकता है मेरे पक्ष में ना आए, और भारत का भी दबाव बना हुआ, उधर से पाकिस्तान का दबाव बना हुआ है, क्या किया जाए, स्थिति गंभीर हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को लेकर खुद पाकिस्तान भाग गए। लेकिन दोनों की फोर्सेस वहां खड़ी हुई, पाकिस्तान की भी भारत की भी। अब पाकिस्तान ने भारत से कहा कि अपनी मिलिट्री को आप विड्रॉ कर लीजिए,
जूनागढ़ से। भारत ने कहा कि शासक की बात नहीं मानी जाएगी, जनता की बात मानी जाएगी और जनता से पूछा जाएगा कि आप किस में शामिल होना चाहते हो। जूनागढ़ वो पहले रियासत है जहां पर जनमत संग्रह कराया गया था इस बात पे कि आप बताओ कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो कि भारत में रहना चाहते हो। उस समय बड़ी टेंशन हो रही थी नेहरू जी को और पटेल जी को, गलती से जनता ने अगर कह दिया पाकिस्तान तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो हमें खुद ही सरेंडर करना पड़ेगा यहां से। पाकिस्तान को समझाया गया, जिन्ना को समझाया गया कि प्लेबिसाइट करा लो, जनमत संग्रह करा लो, जनता का जो निर्णय होगा हम भी मान लेंगे, तुम भी मान लेना। जिन्ना ने कहा ठीक है तुम जूनागढ़ से अपनी पुलिस वगैरह सब हटा दो, सेना वेना सब हटा दो, जनमत संग्रह करा लो। भारत ने कहा नहीं, सुरक्षा हमें करनी है क्योंकि भारत के भूभाग के अंदर है ये। तो जनमत संग्रह होगा, सुरक्षा के दायरे में रहकर होगा। हम वहां से सुरक्षा कर्मी हटा ले, तुम दबाव डाल के जनता का मत चेंज करवा दो, क्या पता, ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो कहते हैं पुलिस और मिलिट्री की मौजूदगी में जनमत संग्रह कराया गया और जनता का जो मत आया, जो फाइनल कंक्लूजन आया, बहुमत से जनता ने कहा कि हम भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। तब नेहरू जी पटेल जी ने कहा अब ठीक है, अब थोड़ा सुकून लग रहा है। और तब जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल किया गया और बाद में देखा जूनागढ़ रियासत के खजाने वजाने टटोले गए तो जाके पता चला सब खाली है। जो नवाब थे वो और उनके परिवार सारे खजाने और सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी सब साथ में लेकर चले गए पाकिस्तान, पूरा खजाना खाली करके चले गए। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, खजाना तो ले गए, यहाँ से खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जनता भारत के पक्ष में है और ये क्षेत्र कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा अब बनी रहेगी, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। देखो कुछ इधर वाले, हाँ बिल्कुल, उसको पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ा जाता होगा क्योंकि वो उनकी तरफ चले गए ना, हम उनको इसलिए नहीं पढ़ रहे। लेकिन आज भी सिंध वाला एरिया हो गया, ये पंजाब वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू, मतलब हिंदू राजा भी थे इधर साइड में जिन्होंने चुना कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। नहीं, इनके पास दोनों ऑप्शन थे। देखो इनके ऊपर, इनकी जनता के ऊपर अलग से इसलिए ये बात लागू नहीं हुई क्योंकि ये रियासत थी और रियासत स्वतंत्र थी। पूरी रियासत को ये अधिकार दे दिया गया कि पूरी की पूरी रियासत या तो पाकिस्तान में चली जाए या फिर भारत में रह जाए या स्वतंत्र रह जाए। और जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश भारत वाला हिस्सा था, उनके लोगों से ये कह दिया गया कि आप जहां रहना चाहो वहां रह लो, भारत में चाहो भारत में, पाकिस्तान में चाहो पाकिस्तान। यहां पे निर्णय पूरी रियासत को करना था। ठीक है, अब लिखो जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत गुजरात के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित थी। यहां के शासक नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय, महाबत खान जी तृतीय थे। यहां की अधिकांश जनता हिंदू थी। अधिकांश जनता हिंदू थी। आजादी के समय जूनागढ़ रियासत ने भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में शामिल होने
पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। माउंटबेटन के समझाने के पश्चात भी माउंटबेटन के समझाने के पश्चात भी जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। ये लाइन लिख ली, लेकिन उनकी जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। लिखो, लेकिन वहां की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अब हुआ ये कि जूनागढ़ के अधीन कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनमें से दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक नाम आता है मंगरोल और एक नाम आता है बबरियावाड़। बबरियावाड़ और मंगरोल, ये दो नाम, ये जूनागढ़ रियासत के अधीन हुआ करते थे। जैसे ही जूनागढ़ रियासत ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम भारत का हिस्सा नहीं होंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो इनके अधीन ये जो रियासतें, छोटी छोटी क्षेत्र थे, ये इन्होंने कहा कि हम अपने आप को, आपको भी तो अधिकार मिला है ये डिसाइड करने का कि आप कहां रहोगे, तो ऐसे हम भी तो कुछ क्षेत्र हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपने आप को जूनागढ़ रियासत से स्वतंत्र घोषित करते हैं और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम भारत का हिस्सा होंगे, तुम्हें पाकिस्तान बनना हो बन जाओ। अब जैसे ही मंगरोल और बबरियावाड़ ने कहा कि हम अपने आप को आपसे स्वतंत्र घोषित करते हैं और भारत में शामिल होंगे, यह निश्चित है, वैसे ही जूनागढ़ रियासत ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। जूनागढ़ ने, अब जैसे इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके आसपास के जो छोटे छोटे और क्षेत्र थे, जहां पे जो लोकल चीफटेन्स जो होते थे, मुखिया तंत्र हुआ करता था, छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, उन्होंने भारत सरकार के पास एक एप्लीकेशन भेजी, एक प्रार्थना पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि आप देखिए जूनागढ़ में क्या हो रहा है। जूनागढ़ के शासक चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन जूनागढ़ के अधीन जो क्षेत्र हैं, वो अधिकांश क्षेत्र ये चाहते हैं कि भारत का हिस्सा बने और जूनागढ़ उनको जबरदस्ती युद्ध करके बाय फोर्स उनको अपने अधीन रखकर और पाकिस्तान बनाना चाह रहा है। तो आपका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप आए और सहायता करें, क्योंकि जूनागढ़ की जनता भी भारत का हिस्सा बनना चाहती। और तब उनके कहने पर तब नेहरू जी और पटेल जी ने निश्चय किया कि मिलिट्री भेजी जाए जूनागढ़ में। वहां मिलिट्री आई, उन्होंने कहा युद्ध नहीं करना, जाओ लेकिन सुरक्षा प्रदान करो उनको। वहां मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हुआ भारत का। जैसे ही भारत की तरफ से मिलिट्री पहुंची, वहां से जिन्ना अलर्ट हो गए और भारत ने कहा कि अब या ऐसी स्थिति बन चुकी थी, युद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा या तो अभी तो आजाद हुए हैं, अभी युद्ध हो जाएगा, आप चाहते हैं ऐसे युद्ध जैसी स्थिति बने, क्योंकि सितंबर में हैदराबाद, सितंबर 1948 और अक्टूबर में, मतलब ये समझ लीजिए 98 के आसपास ही, फरवरी 98 में तो प्लेबिसाइट हो गया था, यहां पर जनमत संग्रह करा लिया गया था। अक्टूबर 1947 के आसपास की ही बात है। उन्होंने कहा कि अब देखिए आप क्या चाहते, युद्ध हो जाए तुरंत, अभी तो आजाद हुए हैं, तुरंत युद्ध हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच। उन्होंने कहा नहीं, बोले इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जनता से पूछा जाए कि आप कहां रहना चाहते हो। अब जैसे भारत का इन्वॉल्वमेंट हुआ और जनमत संग्रह की बात हुई, वैसे ही क्या किया, वहां के नवाब वहां से भाग गए। नवाब के एब्सेंस में उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो भाग गए तो भाग जाने दो, वो गए तो चले जाने दो,
ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह यहां पर होगा। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ, भारत के पक्ष में हुआ, और तब जूनागढ़ को, पूरे जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो लिखो जूनागढ़ के अधीन 2 राज्य क्षेत्रों मंगरोल और बबरियावाड़ ने स्वयं को जूनागढ़ से स्वतंत्र घोषित किया और भारत में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। भारत में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जूनागढ़ रियासत ने इन दोनों पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के विरोध में मंगरोल और बबरियावाड़ एवं के विरोध में, आक्रमण के विरोध में, अगली लाइन है, आक्रमण किया के बाद, आक्रमण के विरोध में मंगरोल और बबरियावाड़ एवं पड़ोसी राज्यों ने भारत सरकार से सहायता की मांग की। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपनी सेना जूनागढ़ भेजी। लिखो, अक्टूबर 1947 को नवाब अपने परिवार सहित, ब्रैकेट में लिखना खजाने सहित, पाकिस्तान भाग गए। भारत सरकार और जिन्ना के मध्य जूनागढ़ में जनमत संग्रह, इसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने पर, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने पर सहमति हुई। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया। जूनागढ़ का 1948, फरवरी 1948 में जूनागढ़ का जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब एक बचा है कश्मीर, लेकिन कश्मीर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अभी तक चला। ठीक है, तो वो टाइम ज्यादा लेगा, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कश्मीर इशू को।
कश्मीर को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया, पहले तो इस पर डिस्कशन करेंगे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या राइवलरी क्रिएट हुई, ये डिस्कशन होगा। वहां पर आतंकवाद या टेररिज्म क्यों इतना ज्यादा मतलब बढ़ चुका है, हर दिन वहां पे इतना मतलब ऐसी खबरें आती रहती हैं, पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है भारत के अगेंस्ट में, वहां पे मूवमेंट चलाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई तो थी ही कश्मीर को लेकर। कश्मीर का जब ये मुद्दा था, तो अगर इसे सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा रखा जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन गलती एक हो गई और उसके लिए आज तक ब्लेम किया जाता है। गलती ये हुई कि इस मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को यूएन भेज दिया गया माउंटबेटन कहने पर, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की, वहां का मुद्दा बना दिया गया। और जैसे ही वहां का मुद्दा बना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन थे लीडर की पोजीशन पर? अमेरिका, ब्रिटेन। और अमेरिका और ब्रिटेन ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसले सुनाए किसके पक्ष में? पाकिस्तान के पक्ष में। अब जो उन्होंने फैसले सुनाए उन पर भारतीय जो थे, भारत उन पर राजी नहीं हुआ और आज तक ये एक मुद्दा बना हुआ है। आज भी कश्मीर इसीलिए मुद्दा बना हुआ है, वरना हैदराबाद का मैटर सुलझ गया, जूनागढ़ का मैटर सुलझ गया, कश्मीर आज तक नहीं सुधरा, क्योंकि कश्मीर में किसको शामिल कर दिया गया? यूएन को। अगर ये सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा होता ना, तो कश्मीर छोड़ो, पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से भारत के अंदर आ गए होते। ये सच्चाई है। ठीक है, तो इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लैंग्वेज का इशू भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इशू है। एक भारत की एक आधिकारिक भाषा के तौर पर, हाँ जी, ठीक है, हिंदी बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए, ये एक मैटर है। ठीक है, और लैंग्वेज बेस्ड राज्यों का पुनर्गठन ये भी पढ़ना है। तो कल की क्लास में राज्यों का पुनर्गठन, कश्मीर उससे संबंधित मुद्दा और मणिपुर भी कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक